नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन तो बनाया था, लेकिन उसे एकजुट रखना मुश्किल रहा। चुनाव के पहले ही इंडी गठबंधन से कई दल अलग हो गए और चुनाव के बाद भी कई दलों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। कैपिटल टीवी ने आपको कई बार बताया कि इंडी गठबंधन खोखला है, उसमें कोई दम नहीं है, गठबंधन में दरार है। और अब जब नतीजे आ चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है, तो इंडी गठबंधन का मुखिया कौन है, विपक्ष का बड़ा चेहरा कौन है, इस पर लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी, जिसे शुरू से ही विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की गई, पर कांग्रेस की इस रणनीति पर विपक्षी दलों ने पानी फेर दिया है। भले ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल किया हो, पर इस जोड़ी में भी अब दरारें दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा करहल सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। अब प्रदेश की राजनीति से उठकर अखिलेश देश की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुट गए हैं, जो राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। साथ ही विपक्ष के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को साइडलाइन करने की ठान ली है। तो क्या चल रहा है विपक्ष में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष में क्या चल रहा है, कैसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बैकफुट पे है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के G7 समिट में हिस्सा लेने की। जयराम रमेश कह रहे हैं कि छवि खराब हो गई है मोदी जी की, उसे सुधारने के लिए वो चले गए हैं। देखिए, आपने पूछा क्या चल रहा है विपक्ष में। अभी बरनौल का जो है सेल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव जीत के बिग लीग में जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश की जनता ने चुना है उनको। ये जयराम रमेश लोग, इस तरह के लोग, ये गुलामी मानसिकता वाले लोग जो गांधी परिवार का चारण बनके ये चमचागिरी करते रहते थे मनमोहन सिंह की, अनइलेक्टेड अनइलेक्टेबल, उस तरह के प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने की इनकी आदत हो गई है, जो पिछलग्गू हुआ करता था। आप अगर देश के प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा के ऊपर और उससे पहले हिंदुस्तान का विपक्ष अगर इस तरह की वाहियात बातें करेगा, तो इसका मतलब है कि ये देश के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। भाई, चुनाव जीत के जा रहे हैं वो, कोई बैकडोर से नहीं। सोनिया गांधी के रहमो करम पे नहीं कोई प्रधानमंत्री बन रहा है देश में आजकल। देश की जनता चुन के भेज रही है। आपको तो कहना चाहिए कि जनता ने मौका दिया है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन देश का जो सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री आगे बढ़ा के लाए, ऐसी उम्मीद होनी चाहिए। ये विपक्ष का रोल होता है। कर दिया घटियापन वाली बात। और ये जयराम रमेश और ये इनके चट्टे बट्टे तमाम लोग, इन लोगों ने तो ये तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को जो तबाह बर्बाद कर देना है। किस तरीके से इन लोगों का चाइनीज प्रेम और आईएसआई और नक्सलियों के साथ उठना बैठना, किस तरीके से ये लोग पूरे चुनाव में गंदगी अफवाह फैलाने का काम किया। भाई, अब चुनाव हार गए हो तो कम से कम इतनी मर्यादा रखो कि प्रधानमंत्री देश के हैं, वो जा रहे हैं G7 में। दुनिया के 7 टॉप सबसे ताकतवर मुल्क वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं और आप कह रहे हो भाई इमेज खराब हो गई है। किस बात की इमेज खराब हुई है? किस बात की इमेज खराब हुई है? ये घृणा को कब तक? भाई देखिए, आप लोग शुरुआत करते हो और उसके बाद बीजेपी के लोग ये पप्पू पप्पू करना चालू करते हैं, तो फिर आप रोना चालू कर देते हो। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह का राजनीति कंडक्ट कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अवसाद का ऐसा जो है तमाचा इन लोगों के दिमाग पे लगा है कि दिमाग सुन्न हो गया है, लकवा मार चुका है कांग्रेसियों के दिमाग को। बिल्कुल। तो क्या सर, मोदी से घृणा करते करते ये देश से भी घृणा करने लगे हैं? बिल्कुल। ये कहा जाता है कि अब अगर आप अच्छी बात नहीं बोल सकते
तो कम से कम चुप रहा करो। अगर अच्छी बात नहीं बोलना है तो ऐसी बुरी बातें न बोलो जिससे देश की छवि खराब हो। ये क्या बात कर रहे हैं जयराम रमेश ने जिस तरीके से तुलना की कि प्रधानमंत्री 1/3 प्राइम मिनिस्टर है। किस तरह के 1/3 प्राइम मिनिस्टर? या तो आप ये देखो कि जीत कैसी हुई है, जीत कहां से हुई है और किस आधार पर हुई है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, और अगर संविधान ही बदलना चाहते हो तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बदले प्रोपोर्शनल सिस्टम के लिए एक प्रस्ताव लाओ कि नहीं, चुनाव जैसे होता है वैसे चुनाव नहीं होगा। अगर कोई जीत गया है तो उसे जीता हुआ नहीं माना जाएगा। जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 2000 वोट से, 1900 वोट से, 1400 वोट से जीते हैं, वो हार नहीं कही जाएगी। उनको फिर से वहां री इलेक्शन होना चाहिए। यह तय कर दो कि कम से कम लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट से जो नहीं जीतेगा वो जीत नहीं मानी जाएगी, वहां री इलेक्शन होगा। यह प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, वो फिर से पीएम बने हैं। दुनिया भर के जितने देश वहां शामिल हो रहे हैं G7 ग्रुप के समिट में, उन सारे ने बधाई किसे दी? प्रधानमंत्री मोदी को या फिर राहुल गांधी को? किसी के तरफ से तो ऐसा नहीं कहा गया कि जर्मनी ने बधाई दी कि देखो भाई राहुल गांधी ने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा और कांग्रेस चुनाव जीत गई है। पाकिस्तान जो इनका दोस्त कंट्री है, जो इनके इशारे पर, इनके सबूतों के आधार पर आज तक यूएन में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है, उसने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। राहुल गांधी को तो किसी ने नहीं कहा, अखिलेश यादव तो किसी ने नहीं कहा कि किसी दूसरे देश से मैसेज आ रहा है, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री ये बधाई संदेश दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है कि फिर से पीएम बन रहे हैं। सबको भरोसा है कि पीएम बन चुके हैं, सरकार वहां पर स्थिर है, और यहां तक कि स्टॉक मार्केट को भी भरोसा है। जैसे ही पीएम पद की शपथ लेते हैं 76,000, 78,000, 80,000 चला जाता है। ये यहां के लोगों के लिए स्थिति देखने के लिए है कि ये विपक्षी पार्टी के नेता या फिर खासकर कांग्रेसी किस तरीके की तुलना करते हैं। ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार से पीएम मोदी की सरकार की तुलना, मनमोहन सिंह के आइडिया से पीएम मोदी के आइडिया की तुलना। आज तक 10 सालों में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे खुद से एक फैसला ले सके? आज तक यह बार बार कहा जाता है, कई ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि मनमोहन सिंह के पास फाइल जाने से पहले सुपर पीएम हुआ करती थी सोनिया गांधी, उनके दफ्तर से गुजरता था कि वो ओके कहती हैं कि नहीं। मनमोहन सिंह की बात ये जयराम रमेश कह रहे हैं, जिस मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस का एक सांसद राहुल गांधी बेइज्जत करके रख दिया कि आपने किस हिम्मत से, कैसे हमसे बिना पूछे हुए ये राष्ट्रपति से अध्यादेश पारित करवा दिया करप्शन के मुद्दे पर लालू यादव को बचाने के लिए, और सरेआम उनके अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया, इनको अध्यादेश वापस लेना पड़ा। ये औकात थी मनमोहन सिंह की। जयराम रमेश को ये सारी चीजें बतानी चाहिए पीएम मोदी की बात करते हुए, लेकिन ये पीएम मोदी से केवल घृणा नहीं करते, ये तो अब देश से घृणा करने लगे हैं, यहां के लोगों से घृणा करने लगे हैं कि इन लोगों ने कैसे मिलजुल कर राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, अब बदला ले रहे हैं देश से। ये तो कभी दुश्मनों से मिल सकते हैं, और मिलने की जहां तक बात है, राहुल गांधी तो इनवाइट करके आ गए थे कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, और डेमोक्रेसी के डिफेंडर जो हैं वो भारत में हस्तक्षेप करे। अमेरिका भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, यूरोप आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ऐसी धारणाएं जिसके अंदर हो, जिसकी ऐसी बुद्धि हो, उसके बारे में कहा यही जा सकता है कि अब यह देशद्रोही हो चुका है। बिल्कुल, और अब जब G7 समिट से तस्वीरें आएगी उससे भी विपक्ष को मिर्ची लगेगी। खैर, अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है, क्या चुनौती बन गए हैं राहुल गांधी के लिए? अभी तो देखिए खेल शुरू नहीं हुआ है। अभी पार्लियामेंट में जब सीटों का बंटवारा होगा कि कौन सी पार्टी को कहां सीट मिलेगा, तो विपक्ष में देखिएगा उसी में मारपीट हो जाएगा। सबको आगे सीट चाहिए, इंपॉर्टेंट जगह चाहिए, उस चक्कर में ही अभी झगड़ा होने वाला है। पिछली बार तो कांग्रेस की सीटें कम थी तो इधर उधर से भी लोग घुस गए थे फ्रंट रो में,
अभी तो क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट में सबका सीट जो है फिक्स्ड होता है, अब तो संख्या 99 है, तो ये सारे लोग बोलेंगे कि हम तो आगे ही बैठेंगे। अभी ये लोगों की बुद्धि इतनी ही बड़ी है, इतना ही जो इन लोगों का जो है गठबंधन है कि ये लोग सीट के लिए कौन कहाँ बैठेगा उसके लिए झगड़ा शुरू होगा। तो एक बात तो ये है, अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव को ये इल्म नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएगी, औकात से बाहर सीटें जो है आ गई। अब वो क्या करेंगे? अगर वो दिल्ली में रहेंगे तो उनका रोल क्या होगा, और लखनऊ में अगर रहेंगे तो ये जो हार हुई है योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की सीटें जो घटी हैं उत्तर प्रदेश में, तो अभी देखिए बुलडोजर भी चल रहा है, गोली भी चल रहा है, इनकाउंटर भी चालू है। सारे घोड़े जो है योगी आदित्यनाथ खोल देंगे। तो रोजमर्रे के ये अपना इंटरनल प्रॉब्लम जो सरकार के सामने से जो चुनौतियां इनको फेस करना होगा एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, वहां से वो भाग लिए। इट इज नॉट समथिंग कि वो दिल्ली में आकर के कोई कमाल करेंगे। वो योगी आदित्यनाथ के ऑन स्लॉट से बचने के लिए, आप ये समझिए, पहले, अब तो नहीं होता, पहले हम लोग कि जो भारत की टीम होती थी वेस्ट इंडीज वाले बाउंसर मारते थे तो जानबूझ करके आउट होकर के निकल लो, कौन माथा फड़वाए अपना। तो वो जो बाउंसर आने वाला है उसको इन्होंने पहचान लिया और वो वहां से निकल लिए कि दिल्ली में रहेंगे और चाचा जी के हाथ में थमा देते हैं और किसी और को थमा देते हैं, वो जाने, उसका काम जाने। हम जो है चौराहट जो है अपना दिल्ली से चलाएंगे। दिल्ली में वो क्या कर लेंगे? वो जरा सा भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी जो है उनको बाकायदा उनको हैसियत दिखा देगी। ये भूल जाए आम आदमी पार्टी, ये भूल जाए डीएमके, भूल जाए टीएमसी, भूल जाए शिवसेना कि अपोजिशन के रोल में उनको कोई महत्व देने जा रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अगर बन गए तो बाकी लोगों का तो कहानी खत्म है, और नहीं भी बनते हैं तो भी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनको ही आगे करके कोई दूसरा चेहरा, जैसे कैसे पार्टी अभी चल रही है, राहुल गांधी पार्टी चलाते हैं, अध्यक्ष कौन है? खड़गे, तो उसी हिसाब से चलेगा। तो मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है कि वो कोई अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन है। ये बात समझिए, इट इज नॉट अ गुड पॉलिटिकल डिसीजन। आपका कोई काम ही नहीं, आपको प्रधानमंत्री बनना है, मंत्री बनना है। आपका फोकस जो है होना चाहिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी। समाजवादी पार्टी का पहला निशाना ये होना चाहिए कि कैसे हम जीते, तो उसके लिए आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो सारे लोग जो पारिवारिक पार्टियां होती है उसके जो युवराज लोग जो होते हैं वो सब कुछ तो चाहते हैं अपने लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। तो मुझे तो मेरे हिसाब से इट्स अ रॉन्ग मूव, और उसकी वजह वो यही है कि योगी जी का जो बाउंसर गिरने वाला है अभी, उससे बचने के लिए फैसला लिया। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के एक्शन से डर से अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली भाग रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भीड़ बहुत ज्यादा है। इस भीड़ में राहुल गांधी कहाँ खो गए हैं? देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच आजकल बातें चल रही है। दिल्ली आने के लिए अखिलेश यादव ने एक अपने तरीके से स्ट्रेटजी बनाई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच तुलना होने लगी। अखिलेश यादव बेहतर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में किए हैं। राहुल गांधी घूम घूम कर ये बात कह रहे हैं कि हमारे कारण इंडी अलायंस है जो इतनी सीटें जीत पाई। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच अगर अभी पॉलिटिकली तुलना करें तो अखिलेश यादव ज़्यादा समर्थन ले सकते हैं उन इंडी अलायंस के पार्टनरों के बीच जिससे राहुल गांधी समर्थन नहीं ले सकते। राहुल गांधी का अगर समर्थन बेस देखे इंडी अलायंस के अंदर, तो डीएमके के अलावा इनके पास कोई भी एक विश्वस्त पार्टी नहीं है जिसका सहयोग हमेशा के लिए इनको मिल सके और जिसके साथ अखिलेश यादव का बहुत अच्छे संबंध नहीं है, साउथ इंडिया की पार्टियों के साथ नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की बात करें, वो राहुल गांधी से ज्यादा तवज्जो अखिलेश यादव को देते हैं। वो अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए चुनाव में आई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने
ममता बनर्जी के लिए एक सीट दे दी, ऐसे ही उनके प्रत्याशी के लिए खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा करवाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनके साथ संबंध अच्छा है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ संबंध अच्छा है, पारिवारिक संबंध है। दूसरी तरफ समाजवादी ग्रुप की जितनी पार्टियां हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो या फिर समाजवादी परिवार की दूसरी पार्टियां जो उससे टूट के बनी है, राजद, जदयू, सब उसी परिवार की पार्टियां हुआ करती है। अखिलेश यादव का संबंध राजद के साथ अच्छा, ममता बनर्जी के साथ अच्छा, उसके साथ शरद पवार जैसे शातिर पॉलिटिशियन कभी भी कांग्रेस के साथ रहते हुए भी कांग्रेस के समर्थन में नहीं रहते हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता को उभारने की कोशिश करेंगे, हमारा जो मजबूत पक्ष है वो बना रहे। उद्धव ठाकरे तो डगरे की बैगन की तरह है, कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, हो सकता है फिर से वो एनडीए में शामिल हो जाएं। तो ये जो अभी का मूव है अखिलेश यादव का, वो राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी दिखाई पड़ रही है। वो सोच रहे हैं दिल्ली में अब पैर जमाओ, इन लोगों के साथ मुलाकात करो। अब लुटेंस दिल्ली में अपना पैर जमाने का मतलब है कि एक तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत अब महसूस हो रही है इन लोगों को कांग्रेस से अलग, कि जब जरूरत पड़े कांग्रेस को दरकिनार करो और वही स्थिति अपनाओ देवगौड़ा वाली, गुजराल वाली। उस जगह के स्थिति में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। अगर कोई किस्मत से सीटें ज्यादा आ गई तो भी तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा, चाहे ममता बन जाए, चाहे अखिलेश बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं। ये तरीके इन लोगों के बीच चल रहा है। इसलिए अखिलेश यादव से मुलाकात किसकी होती है? अभिषेक बनर्जी की। उसके बाद ये लोग मुंबई जाते हैं मुलाकात करने के लिए। तो ये सारी खिचड़ी पक रही है राहुल गांधी के खिलाफ। मतलब राहुल गांधी अलग थलग पड़ चुके हैं और अब इनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है आगे के समय। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा पद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने करहल विधानसभा सीट छोड़ दी है। इसके साथ ही अखिलेश ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब करहल सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे, पर अखिलेश ने जो दिल्ली की राह पकड़ी है वो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।